Hello students, so I'm Dr. Priyanka and we were doing the chapter number 6, molecular basis of inheritance. In the last session बच्चे we have discussed briefly the Hershey and Chase experiments in 1952, which he tends to prove that DNA is the only thing which is acting as a genetic material. सिर्फ DNA ही थी जो genetic material की तरह act कर रही थी, बाकी और कुछ भी नहीं था. प्रोटीन जो लोग बाकी बायोलॉजिस्ट कह रहे थे कि नो दिट इज द प्रोटीन विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल. नो, इट इज द डीएनए ओनली बच्चे विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल. Very important thing we have discussed. We have in the last session we have discussed the three parts. ठीक है, हम लोगों ने blending किया, हम लोगों ने blending किया, infection किया and centrifugation किया. इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे हार्शी एंड चेज ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जो लास्ट वाला इन्फेक्शन वाला पार्ट था उसको भी उन्होंने पहले ब्लेंडिंग, फिर इन्फेक्शन और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन इसको कर दिया. वायरसेस ग्रो का उन लोगों ने पहले ही प्रिपरेशन है द मीडियम ट्राइब. फॉर एग्जांपल अगर मम्मी ने कभी गेस्ट आने होते हैं, ठीक है, रात में आपके गेस्ट आने हैं और मम्मी कह रही है कि अब गेस्ट आने हैं तो अभी से ही थोड़ी सब्जी बना के रख देंगी, या कोई भी उन्होंने जो खाने के लिए डिनर के लिए प्रिपरेशन करनी होती है वो थोड़ी है कि रात में गेस्ट रात को आएंगे तो वो सुबह ही तैयार है सब कुछ. ऐसा नहीं होता. शी मेड सम प्रिपरेशंस एंड शी अटेम्प्टेड सम प्रिपरेशंस ओवर द फूड. और उस ओवर द फूड में प्रिपरेशंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने में वो उनका मसाला वगैरह तैयार करके रखती हैं ताकि जैसे ही गेस्ट आए वो माइक्रोवेव में उस मसाले में इंग्रेडिएंट्स डालें एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स या हाफ एन आवर या 1 आवर पहले वो सारी चीजें बन जाए. फॉर एग्जाम्पल इडली बनानी है तो इडली का डो तैयार करती है मम्मा, या डोसा बनाना है तो उसका डो तैयार करी रखती है. छोले भटूरे बनाने in the same pattern she prepared some doughs over that. ठीक है, in the same manner बेटे जो हार्शी एंड चेज था उन लोगों ने प्रिपरेशनरी या प्रिपरेटरी पार्ट यू कैन एड इट एज कि उन्होंने वायरस का जो मीडियम था, वायरस के मीडियम में उन लोगों ने ये प्रिपरेशंस की थी कि 2 तरीके के वायरस को ग्रो कराया था. 2 तरीके के वायरस को जब उन्होंने ग्रो कराया था बेटे, एक फॉस्फोरस वाला था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था जिसमें जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और जो दूसरा वाला था क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सल्फर होता नहीं है, सो प्रोटीन में सल्फर आ गया था. ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ एटम आयंस एंड कैटायंस हो गया था. दिस आर केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्ड. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था कि जिसके पास डीएनए रेडियो एक्टिव था उसको एक सिंपल ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ अटैच कराया था. उसके डीएनए को इन्फेक्ट कराया, मतलब उसको इन्फेक्ट कराया था, मतलब क्या था कि जो उसका न्यूक्लियस था, जो न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें थी और उसका था वो एक तरह से कंबाइंड कर गए थे. फिर उनकी अच्छी तरह ब्लेंडिंग करा दी थी. ब्लेंडिंग कराने का मतलब है वायरस, और ब्लेंडिंग कराने का पर्पस क्या था कि वायरस का और जो आपका बैक्टीरिया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल था और जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था वो अच्छी तरह कंबाइन हो जाए. ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, उनको अलग कर दिया था, सेंट्रीफ्यूग कर दिया था, वायरस को अलग कर दिया था ताकि कोई भी, अगर हम लोगों को चेंज तो बैक्टीरिया में देखना है ना, तो जो भी चेंज आ गया होगा, अगर ट्रांसफर कुछ हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें से चेंज हो गया होगा. तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने वायरस को अलग कर दिया और बैक्टीरिया को अलग कर दिया. अब जो नेक्स्ट दूसरा आपका सेल था उसमें उन्होंने सेम ऐसे ही किया, लेकिन दिस टाइम उनका प्रोटीन डीएनए जो था वो इनअफेक्टेड था, रेडियो एक्टिव नहीं था, सिर्फ प्रोटीन था. अगर प्रोटीन ट्रांसफर होता तो कुछ और रिजल्ट्स आते. फिर जब उन्होंने कंक्लूजन देखा तो उन्होंने देखा कि जो ई कोलाई, जो हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डीएनए को जिसके सेंट्रीफ्यूगेशन कराई थी बेटे, वो वाला डीएनए, वो जो वाला ई कोलाई जो था, ठीक है, वो वाला जो ई कोलाई था वो रेडियो एक्टिव था, उसकी शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ थी. लेकिन जो दूसरा वाला जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन कराई थी, इन्फेक्शन और ब्लेंडिंग कराई थी, वो सेम था. ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आया था. तब उन्होंने ये पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटीन.
यही सेम प्रोसेस उन्होंने प्रोटीन के साथ कराया था। अब जो प्रोटीन वाला था, जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, उसमें बेटे जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, ना कि डीएनए। तो डीएनए ट्रांसफर होता है, तो डीएनए ट्रांसफर हुआ होगा तो उसमें तो सिंपल डीएनए, कुछ और कैरेक्टर्स कैच आ गए होंगे बैक्टीरिया में, ना कि रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्योंकि वो डीएनए तो रेडियो एक्टिव था नहीं। तो इन द सेम मैनर दे हैव, उन्होंने ये पता लगाया कि DNA is the only material is considered to be as the genetic material which is passed from one generation to the another, and it is the only genetic material, ठीक है, which plays an important role। ठीक है, अब डायग्रामेटिक इस चीज को समझेंगे। हाउ यू गोना डायग्राम इट, डायग्राम कैसे बनाओगे? ये है बेटे इन द सेम वे में यहाँ पे भी बना दो। इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। AIPMT में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, और CBSE में आपको ये बनाने ही पड़ेंगे, बिना इसके नंबर नहीं मिलेंगे। छह टांगे होती हैं इनकी, ज्यादा बन गई हो तो यू जस्ट चेक। इसमें लेट अस सपोज इट इज ऑफ ग्रीन कलर, so it will be the easy for you to differentiate। This is the bacteriophage। Radioactive S labeled प्रोटीन कैप्सूल, जो इसका प्रोटीन कैप्सूल था बेटे वो रेडियो एक्टिव था, और इसमें बेटे जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था। डीएनए फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव। पहला। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक मीडियम लिया, ठीक है, इसमें एक तो प्रोटीन जो कि एस लेबल्ड था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन सल्फर इसमें हुआ, और एक में डीएनए जिसके पास था वो गया। ठीक है, इनको सेंट्रीफ्यूज कराया गया, ब्लेंड कराया गया,
no radioactive as sulfur detected cells in genetic material। ठीक है, ये सल्फर वाले के साथ एक कोई ई कोलाई बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट कराया गया। अब बैक्टीरिया था, डीएनए रेडियो एक्टिव था, उसके साथ कोई सिंपल ई कोलाई बैक्टीरिया कराया गया, इसका। अब इसको हटा के इसके डीएनए मटेरियल की ब्लेंडिंग कराई गई। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराई गई, अलग अलग कर दिया गया। रेडियो एक्टिव पी सेल्स डिटेक्टेड, ठीक है, प्लस नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब होता है प्रोटीन्स, और इसमें डीएनए में कोई वो नहीं हुई, लेकिन जो प्रोटीन का ग्रुप था उसमें रेडियो एक्टिविटी देखी गई। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी देखी गई सुपरनेटेंट में, मतलब सुपरनेटेंट मतलब में जो उनके बाद वाले प्रोडक्ट देखे गए। ठीक है, देन ही डिस्कवर्ड या दे डिस्कवर्ड genetic material is the DNA। ठीक है, and DNA is responsible for heredity। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए मटेरियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You're saying, ma'am, everything is important in the chapter. Yes, correct, it is true. Everything is very important in the chapter. प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आरएनए और डीएनए की, और कुछ बेसिक फैक्ट्स ऑफ डीएनए वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो डीएनए को अगर मैं डिस्कस करूं तो हाउ वी गोना डिस्कस कि हिस्ट्री में साइंटिस्ट के बीच में एक तरह से द्वंद्व रहा है। द्वंद्व मतलब लड़ाइयां, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो कुछ कहते थे बेटे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कहते थे बेटे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो जो कहते थे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और जो कहते थे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। फिलहाल वो पोस्टुलेट्स आपको इस लेवल पे ब्रीफली नहीं पढ़ने, बट आपको अब हम लोगों को इस स्टेज पे ये पता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और इन केस ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक इन सम केसेस ऑफ वायरसेस, जो आरएनए है विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट द डीएनए। उनमें डीएनए आरएनए का काम करता है और आरएनए डीएनए का काम करता है। तो ये जो पोस्टुलेट्स थे ये उन्होंने कैसे प्रूफ किए, वी गोना डिस्कस इट राइट हियर। ठीक है, अब उन्होंने कैसे डिस्कस करना है वो हम देखते हैं। दैट ये तो बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया था कि दैट प्रोटीन जो थे बॉडी के सेल के प्रोटीन थे, और वर्सेस डीएनए में से डीएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल था।
ठीक है, प्रोटीन वर्सेस डीएनए में से डीएनए जो था बेटे वो जेनेटिक मटेरियल था, ना कि प्रोटीन। ठीक है, हार्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट, हार्शी और चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से वेरी फेमस है। तो आपका क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि हार्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए बताइए कि विच इज एक्टिंग एज अ डीएनए मटेरियल, प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इस्टैब्लिश्ड हुआ and the fact that DNA acts as a genetic material and it is clear, it is very clear rather, इसको बॉक्स में ले लेंगे। Very clear that in some viruses, we have also discussed this, RNA is act as a genetic material ठीक है, आरएनए में वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल करता है और जो डीएनए है वो आरएनए का काम करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक वायरसेस जिसे आप क्यूबी बैक्टीरियोफेज भी कहते हो। अब इन क्वेश्चंस के इन पे आधार पे ये क्वेश्चंस उठे दैट व्हाई डीएनए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डीएनए is a predominant genetic material whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter to be adapter in protein synthesis rather, सिंपल सल कर लो इसको। तो अब उन्होंने ये क्वेश्चन उठा सबसे पहले कि क्यों है ऐसा कि जो आरएनए था इट इज एक्टिंग एज अ अडेप्टर, मैसेंजर एंड द ट्रांसलेटर इन प्रोटीन सिंथेसिस वेयर और अदर केमिकल सिंथेसिस के अदर केमिकल रिएक्शन करता था, वेयर एज जो आपका डीएनए था वो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल करता था, वो उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती थी दैट हाउ यू गोना फाइंड, हाउ यू गोना फॉर्म एंड हाउ यू गोना कोड द प्रोटीन ऑफ वन स्ट्रक्चर, हाउ यू गोना कोड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट कैसे। ठीक है, तो अब डीएनए और आरएनए के बीच में ये हुआ दैट अ मॉलिक्यूल that can act as a genetic material must fulfill, मतलब अगर मैं किसी चीज को जेनेटिक मटेरियल कह रही हूं उसके ये सारे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, फिर हम दोनों मैच कर लेंगे
हम लोग मैच कर लेंगे कि डीएनए ये फुलफिल कर रहा है कैरेक्टर स्केच या डीएनए फुलफिल फॉलोइंग कैरेक्टर स्केच। तो अगर आपको बताना है कि यू कैन राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डीएनए तो आप ये वाले पोस्टुलेट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई पोस्टुलेट्स याद नहीं आ रहे। इट शुड एबल able to generate its replica, जिसको आप बोल दोगे replications। नेक्स्ट पॉइंट, it should chemically and structurally stable, structurally और chemically stable होना चाहिए। It should provide the scope for slow changes, mutation, yeah, you can call it as moldings that are required for evolution, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian कैरेक्टर्स। अब उन्होंने क्या कहा कि एक जेनेटिक मटेरियल के ये सारे पोस्टुलेट्स होने चाहिए। अब ये सारे पोस्टुलेट्स क्या होने चाहिए कि दैट द जेनेटिक मटेरियल शुड एबल टू जनरेट रेप्लिका, एक जो अपने रेप्लिका को जनरेट करना चाहिए। दूसरा, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, स्ट्रक्चरली केमिकल स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन, अपने आप को खुद को मोल्ड करना चाहिए ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स में ये जो मटेरियल था ये डीएनए ने किया और आरएनए ने ये फीचर सिर्फ वायरसेस में शो किए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये कंक्लूड किया, इसीलिए साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि वायरसेस में डीएनए का काम आरएनए करता है एंड आरएनए का काम डीएनए करता है इन केसेस ऑफ वायरसेस, ठीक है। ठीक है, सो अगर मैं एग्जांपल देखूं, ईच रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय डीएनए। कैन बी फुलफिल बाय डीएनए, ठीक है, बिकॉज रूल पहला ऑफ बेस पेयरिंग and complementary both nucleic acid है, that is DNA and RNA have ability to direct डुप्लीकेशन, दोनों ही डुप्लीकेशन या रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों में सिमिलैरिटीज नापूं तो अब आप एक कैरेक्टर स्केच को एग्जामिन करेंगे और अगर एक एक कैरेक्टर स्केच को एग्जामिन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों ही बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री के रूल पे जा रहे हैं और दोनों ही डुप्लीकेशन को डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब रेप्लिकेशन दोनों ही कर सकते हैं। एक प्रोटीन भी रेप्लिकेट ही तो करता ही है एक तरीके से। तो क्या कहां डिफरेंस है?
the other molecule in the living organism, the other molecule in the living organism such as protein, इनके अलावा कोई और मॉलिक्यूल फेल टू फुलफिल दिस, तो वो तो पहले ही पोस्टुलेट से बाहर हो गए दिस। ठीक है, तो प्रोटीन तो बिल्कुल एक्ट नहीं करेगा कोई और भी, तो इसीलिए आरएनए और डीएनए की ही बात हम लोग मेनली पकड़ के चलेंगे। अब द नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। ठीक है, शुड बी स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली। ठीक है, स्टेबल का मतलब होता है, स्टेबिलिटी इंडिकेट्स दैट नॉट एनफ stable enough not to change with different stages of लाइफ साइकिल। मतलब ये नहीं कि आज बुढ़ापा आ रहा है तो इसमें चेंज हो जाए, कल एक्टिव फेज है, जवानी है, एक्टिव लाइफ साइकिल फेज है, तो लाइफ साइकिल में ठीक है एज विद रिस्पेक्ट टू एज चेंज हो जाए। ठीक है, विद चेंज ऑफ कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया है बॉडी में उसके कारण चेंज हो जाए। कैंसरस इज सम अदर कंडीशन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स उसकी वजह से चेंज नहीं हो जाए। Stability as one of the most important property of genetic material was evident, और ये चीज एविडेंट थी ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में मेन क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि ये नहीं है कि हीट किल्ड बैक्टीरिया और आर्क चेन की वजह से उन पे डीएनए में कोई चेंज आ गया और वो म्यूकोपॉर्कुलर की बंद कर देगा, उसका डीएनए एज अ इज रहेगा। ठीक है, itself क्या था उसके में, itself that heat which killed bacteria did not destroy character sketch या characteristics properties of genetic material and now genetic material DNA can be explained easily that DNA has two strands being complementary if separated by heating .
come together, फिर से वापस आ जाएंगे, when appropriate conditions are provided. ठीक है। Further, OH group present at every nucleotide OH group present at every nucleotide in RNA group and makes RNA labile and easily degradable. इन ग्रुप, इसमें यहां लिख लो, इज वेरी रिएक्टिव ग्रुप, और इसीलिए आरएनए केमिकली स्टेबल नहीं है। पहली, दूसरी चीज, ठीक है। आरएनए इज ऑल्सो known as catalytic, hence due to the fact very reactive. It is very दूसरी बात, therefore DNA is chemically less reactive, structurally stable, when compared to RNA, ठीक है, when compared to RNA. थर्ड postulates, या इसमें एक ही चीज लिखो कि इन थाइमीन या इन प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, इन प्रेजेंस ऑफ थाइमीन at place of uracil confers additional stability of DNA. ठीक है, ये जो चीज आपके पास है ये थोड़ा सा डिटेल स्टडी है, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, that why the presence of thymine at the place of uracil is more stable. ठीक है, मोर आपका थोड़ा सा केमिकली स्टेबल डीप नॉलेज है, तो ये आप थोड़ा सा आगे करेंगे। फिलहाल आप एक बात और लिख सकते हैं, that both DNA and RNA are able to mutate, मतलब एवल्यूट कर सकते हैं, are able to mutate
RNA being unstable mutate at faster rate। ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि आरएनए तो बेटे स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है और केमिकली भी इतना केमिकली ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा जल्दी म्यूटेट करता है एट फास्टर रेट, जो कि इतना भी अच्छा नहीं है। हमें स्लो म्यूटेशन चाहिए, धीरे धीरे, ताकि सारी जोग्राफिकल अडेप्टेशन को एक साथ ना ग्रास्प कर जाए, क्योंकि एनवायरमेंटल जो नेचर है इज चेंजिंग स्लोली, सो स्लो प्रोसेस इज बेनिफिशियल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। Consequently, viruses having RNA genome having shorter lifespan mutate and evolve faster। इसी वजह से जिन वायरसेस का बहुत कम टाइम पीरियड के लिए शॉर्टर लाइफ टाइम था, ड्यू टू दिस कैरेक्टर स्केच ऑफ आरएनए, क्योंकि उसी में ये काम कर रहा है कि दे विल रिएक्ट एट द फास्टर रेट, ठीक है, ये बहुत फास्टर रेट से रिएक्ट करते हैं। इस वजह के कारण ये जो वायरसेस थे जिनका शॉर्टर लाइफ स्पैन था, अब वो भी इवॉल्व होके क्या होके वो भी इवॉल्व होके अब उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है, क्योंकि इस आरएनए ने म्यूटेट कर लिया है, एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है एट फास्टर रेट। ठीक है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस। अब आरएनए के पास इन एनिमल्स में आरएनए के पास वो इंफॉर्मेशन होती है, वो कैरेक्टर स्केच होता है दैट आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, hence can easily express characters of DNA in case of viruses, but DNA is dependent। अब आरएनए प्रोटीन को कोड भी कर सकता है और प्रोटीन सिंथेसाइज भी कर सकता है, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट होता है ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दिस protein synthesizing machinery has evolved around RNA ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज मशीन हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। पर तो फिर फर्क कहां आया, क्या फर्क आया कि क्यों हमने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाया आरएनए से? फर्क ये आया कि डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड for storage of genetic information for transmission of genetic material। ठीक है, बिकॉज डीएनए का बेटे स्टेबल स्ट्रक्चर है। आप एक इंफॉर्मेशन ऐसी ही तिजोर, आपके पास अगर कोई धन दौलत या सोना चांदी है
So obviously you want to protect it in a more stable and well hard lock, ठीक है, behind the locks, जो कि बहुत ज्यादा, अगर आप कोई तिजोरी वगैरह भी कुछ सेफ वगैरह भी लेते हो, so what you're gonna see the character sketch कि वो ज्यादा stable हो, ज्यादा hard हो, ठीक है, कि इतनी आसानी से वो चीज ना टूट जाए और कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। अब आरएनए बाकी सारे कैरेक्टर्स कीजिए, ठीक है, इवन बहुत फास्ट म्यूटेंट करता है, ज्यादा फास्टर, उसके पास वो प्रोटीन भी बना सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है, बट ड्यू टू द केमिकल अनस्टेबिलिटी, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी की वजह से आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर नहीं कर सकता। अगर आरएनए में अगर मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूंगी तो व्हाट विल हैपन कि आरएनए में अगर मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूंगी तो लॉस मेरा ये होगा कि जो स्ट्रक्चर खुद ही में स्टेबल नहीं है, जो स्ट्रक्चर खुद ही में स्टेबल नहीं है, वो आगे कैसे प्रोकैलिकेट करेगा। अगर वो आगे प्रोकैलिकेट नहीं कर रहा तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब उसमें सेफ नहीं है, सेफली आगे नहीं जाएगी, पता नहीं जाएगी अभी नहीं जाएगी, क्या पता वो स्ट्रक्चर केमिकल इंस्टेबिलिटी के कारण डिस्टॉर्ट हो जाए, वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टमेंट के कारण वो स्ट्रक्चर आगे ना जा पाए। तो बेटे स्ट्रक्चर का और केमिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आरएनए और डीएनए में। और आरएनए और डीएनए में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट आरएनए इज स्ट्रक्चरली इनस्टेबल एंड डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। और हम लोगों को एक फास्टर एवोल्यूशन रेट नहीं चाहिए, हम लोगों को एक स्टेबल एंड स्लो एवोल्यूशन रेट चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन रेट में बेटे क्या होता है कि आपकी जो एनवायरमेंट है इट इज चेंजिंग एवरी मिनट। कुछ चेंजेस जो होते हैं बच्चे वो स्टेबल होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं बच्चे वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो आपके क्लास में bunch of friends you have and in that bunch of friends some friends आपके बारे में, some friends का एक ओपिनियन है आपको लेके, और वो जो ओपिनियन है वो एक बिल्कुल सेम है, मतलब वो जो एक ओपिनियन है आपके फ्रेंड्स का, जो bunch of some friends have the same opinion and throughout, चाहे आप उनके साथ अच्छा बिहेव करो चाहे आप उनके साथ गंदा बिहेव करो, उनका वो जो एक ओपिनियन रहेगा ना बेटा वो हमेशा सेम रहेगा। कुछ फ्रेंड्स हैं शुरू में बेसिकली वो आपको पसंद ना करती हो, बट नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छी फ्रेंड्स है आपकी, उनका ओपिनियन आपके लिए चेंज हो गया है। तो इन द सेम फैक्टर इस थ्योरी को लेके आप एक चीज सीखेंगे कि एनवायरमेंट में कुछ दो तरीके के चेंजेस हैं, एक है परमानेंट, एक है टेम्पररी, एंड एवरी मिनट एवरी चेंज इज अकरिंग, हर मिनट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब आरएनए है, आरएनए मच फास्टर रेट पे एवोल्यूट कर रहा है, एवोल्यूट के कारण ये आपको एनसीईआरटी इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में नहीं एक्सप्लेन कर रही, बट यू नो व्हाट कि इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, इसमें दो तीन तरीके के फैक्टर हैं व्हिच इज नॉट एनसीईआरटी इज एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, बट आपको ये फैक्टर्स दो तीन पता होने चाहिए ताकि इफ द क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स सो यू कैन इजीली कैन राउट डाउन, लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं बात करती हूँ आरएनए की, तो आरएनए अगर टेम्परेरी चेंजेस को देख के एवोल्यूट करना स्टार्ट कर गया, म्यूटेट करना स्टार्ट कर गया, और वो टेम्परेरी चेंजेस हैं और थोड़े दिन बाद वो चेंजेस बदल गए, तो आरएनए का एक पूरा स्ट्रक्चर उस चेंज पे बेस हो जाएगा जो कि टेम्परेरी था और कुछ समय बाद तो बदल ही गया। समझ में आ रही है? और उन चेंजेस को वो निग्लेक्ट कर देगा जो धीरे धीरे हो रहे हैं, और उसको तो वो देखेगा ही नहीं। धीरे धीरे बेटे जो चेंजेस हो रहे हैं, हम इकोलॉजी यूनिट में पढ़ेंगे कि जो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो रही है वो एक बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं, एक एनवायरमेंटल चेंज बिल्कुल अलग टाइप का क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं चेंजेस के कारण आप ये जो एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल अलग हो रहे हैं, ठीक है। इनकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से आरएनए को जेनेटिक मटेरियल एज अ पार्ट फ्रॉम द डीएनए नहीं अडॉप्ट किया गया, नहीं, उसको सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का काम दिया गया, वो भी डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ही उसको प्रोटीन सिंथेसिस का काम दिया गया कि ठीक है, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन डीएनए, डीएनए हैज द प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर
and if the RNA have to synthesize any protein, तो उसको पहले DNA के पास जाना होगा, DNA से वो प्रोटीन जाएगा सारा RNA के पास। RNA के 3 एम्प्लॉयज पार्ट उन लोगों ने डिवाइड कर दिए, mRNA, tRNA एंड rRNA। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशंस में आगे फर्दर ऑन जितने भी सेशंस हैं उनको डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हुए हम लोग बताएंगे कि हाउ द RNA इज रिस्पॉन्सिबल, कैसे ये जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग नेक्स्ट सेशंस में स्टार्ट करेंगे कि प्रोटीन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू गोना सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, we're gonna start the RNA world in the next unit. Until now we have completed the DNA. अब हमारा quest जो था चैप्टर का मेन क्वेस्ट था कि व्हाट इज द सर्च फॉर द डीएनए मटेरियल, विच इज ओवर, जो ओवर हो चुकी है। नाउ वी कम द पार्ट, अब हम लोग उस पार्ट पे आते हैं जो आरएनए वर्ल्ड पे, कि अब आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, द मेन, कि प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के क्या रोल हैं। बेटे आप, आई वांट यू कि अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस शुरू के बन चुके हैं, आप उनको प्रिपेयर करें, जस्ट गो थ्रू एवरी डिटेल्स एंड जस्ट मार्क इट। ठीक है, और उसको एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, यू केम अक्रॉस दैट क्वेश्चन। ओके, so we'll meet in the next session and we're going to start with the RNA world. Until then, you just keep revising. All the best. Good luck. Thank you.